हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय जैन विजिल आई एस प्लेटफॉर्म में आप सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं, उसका विषय है कि जो मुख्य परीक्षा है उसमें 3 अंकों वाले प्रश्नों का क्या महत्व है। आपने यदि हमारा इसके पहले वाला वीडियो देखा हो तो हमने उसमें 5 और 3 मार्कर क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आज हम 3 मार्कर क्वेश्चंस को विशेष रूप से डिस्कस करेंगे और उससे जुड़ी हुई जो विभिन्न बातें हैं उनको आपके साथ साझा करेंगे, ताकि आप जो 3 अंकों वाले प्रश्न हैं उनका अपना एक स्ट्रेटजी बना पाएँ और उसके लिए आप पहले से तैयारी कर लें, ताकि जो मुख्य परीक्षा 24 नवंबर को होने वाली है उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो सबसे पहले हम यदि सिलेबस को देखें और उसमें अंकों का आवंटन देखें तो 6 पेपर्स में आप जानते हैं कि जो छठा पेपर होता है उसमें 3 मार्कर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, जबकि पहले जो 5 प्रश्न पत्र होते हैं उन सभी में 3 अंकों वाले प्रश्न पूछे जाते हैं और वो भी कंपलसरी होते हैं, है ना। इसका मतलब ये हुआ सरल भाषा में कि 3 अंकों वाले प्रश्न जो हैं वो अनिवार्य भी हैं और वो आपके क्वेश्चन पेपर में पहला प्रश्न होता है। इसका मतलब है कि आज जाते ही साथ आपको जो प्रश्न पत्र मिलता है सबसे पहले आपको अति लघुत्तरीय प्रश्नों को फेस करना होता है। तो इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि यदि आप कंफर्टेबल हैं 3 नंबर लिखने में तो आपकी शुरुआत धमाकेदार होगी और आप आराम से 5 नंबर और 11 नंबर वाले प्रश्नों को लिख पाएंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको एक कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड करता है। अब बात आती है कि 3 अंकों वाले प्रश्न यदि आपके छूट रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो किस लेवल का होगा। अब दूसरी बात हम ये करते हैं आपसे कि ये पहले प्रश्न की विशेषता होगी कि पहले प्रश्न का प्रश्न पत्र में क्या महत्व होता है। अब दूसरी बात को समझ लेते हैं। दूसरी बात ये है जो मैंने अभी बताया है आपको कि इसमें 5 क्वेश्चन पेपर्स में आपको प्रथम प्रश्न के रूप में अनिवार्य अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। आप जानते हैं जीएस में जो तीनों पेपर हैं आपके उसमें 270 अंकों के 3 अंकों वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, जबकि जो आपका GS 4 है जिसको आप एक प्रकार से नीति शास्त्र भी कहते हैं, उसमें 40 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं और जो सामान्य हिंदी है उसमें 75 अंकों का प्रश्न पूछा जाता है। जो GS 4 है उसमें 2 अंक का पूछा जाता है, बाकी सभी में 3 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर इनको आप टोटल करेंगे तो ये स्कोर करीब 385 हो जाता है। इसका मतलब है कि 1400 अंकों में अगर आप 385 अंकों का प्रतिशत निकालेंगे तो ये तकरीबन 25% से अधिक और 30% से थोड़ा कम आएगा, है ना। एक मोटा मोटी मान लीजिए कि आप 27-28% अंक आपके जो होते हैं वो 3 अंकों वाले प्रश्नों के होते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ये जो 385 अंक हैं वो आपके सिलेक्शन में कितने महत्वपूर्ण हैं। अब हम दूसरी बात करते हैं आपसे कि यदि आप 3 अंकों वाले प्रश्नों को लिखना चाहते हैं या मान लीजिए उसके आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आपके पास क्या विज़न है, आपके पास क्या रणनीति है, आपकी क्या योजना है, या आप 3 अंकों वाले प्रश्नों को कहाँ से पढ़ते हैं, क्या सोर्सेज हैं। इन सभी बातों को अगर आपने पहले से ही सोच लिया है तो आप कंफर्टेबल हो जाएंगे मुख्य परीक्षा के लिए, और अगर आपने ऐसा नहीं सोचा तो फिर आपको कहीं ना कहीं परेशानी होगी। अब हम बात करते हैं कि आप सभी 5 पेपर उठाइए। सबसे पहले आप क्या कीजिए, 3 अंकों वाले प्रश्नों को तैयार करने के लिए जो भी टॉपिक सब टॉपिक आपके उल्लिखित है, मेंशन्ड है आपके सिलेबस में, उन सभी में कुछ शब्द ऐसे आते हैं सीधे सीधे जो आपको पता नहीं रहते हैं। आप उसको डेफिनेशन भी कह सकते हैं या मीनिंग के अर्थ में भी कह सकते हैं आप उसको, है ना। तो उन सब को आप लिख लीजिए। जैसे सपोज दैट मैं कहूँ कि गणतंत्र के रूप में भारत का उदय, है ना। अब ये 10 शब्द में पूछा जाए आपसे तो आपको, अगर आप इससे परिचित हैं तो आप एक तो 3 अंक तो लिख ही लेंगे
और साथ में आप इसको थोड़ा सा समझ है तो आप अगर मान लीजिए 5 अंकों में भी ये आ गया तो आप कुछ तो लिखाएंगे ना, और 11 अंकों में भी आ जाएगा तो कुछ लिखाएंगे। लेकिन यदि आप इस टॉपिक से ही परिचित नहीं है, इसके बारे में ही नहीं जानते हैं, या जानते हैं तो गलत सलत जानते हैं, तो आपका ये प्रश्न छूट जाएगा। देखिए 3 अंकों वाले प्रश्नों को आप केवल 385 अंकों तक ही ना देखें, उसको आप जो है 5 मार्कर 11 मार्कर तक में आप उसको देखें। जैसे मैं एक प्रश्न आपको बताता हूँ कि पेपर 3rd में एक प्रश्न पूछा गया था, यूनिट जो आपकी ऊर्जा वाली यूनिट है ना, 8वीं यूनिट है, उससे एक प्रश्न आया था। अब वो 3 अंकों में पूछा गया है और आप देखिए कितना कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, और यही आपसे आगे 5 अंकों में भी पूछा जा सकता है और 11 अंकों में भी पूछा जा सकता है। प्रश्न ये पूछा गया था कि ऊर्जा संरक्षण द्वारा ऊर्जा रणनीतियों में कैसे सहायता मिलती है। समझ में आया ना? हाउ डज एनर्जी कंजर्वेशन हेल्प्स इन एनर्जी स्ट्रेटजीज। अब देखिए इसमें 2 शब्द आए जिनका आपको अर्थ पहले से पता नहीं होगा तो आप ये नहीं लिख पाएंगे, वो भी 10 शब्द में। कि अगर आपको ये नहीं पता है एनर्जी कंजर्वेशन क्या है, ऊर्जा संरक्षण क्या है, आपको ये नहीं पता है एनर्जी स्ट्रेटजीज क्या है, तो आप इस प्रश्न को कैसे डील करेंगे। और दूसरी बात, ये प्रश्न ये दर्शा रहा है कि ये प्रश्न आपसे 5 अंकों में भी पूछा जा सकता है अगली परीक्षा में, और ये प्रश्न आपको 11 अंकों में भी पूछा जा सकता है। ऐसा कई बार हुआ है, पिछली परीक्षाओं में भी आपने देखा होगा। तो मैं यहाँ पर आपको ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप सिलेबस उठाइए और सिलेबस में जितने भी शब्द हैं इस प्रकार के, उन सब शब्दों को लिख लीजिए। ये हो गया स्टेज 1 या स्टेप 1 भी कह लें आप इसको। अब इसके बाद क्या करें, अब मान लेते हैं कि आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे सपोज दैट कि आप पढ़ रहे हैं, मैं कहता हूँ मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं। अब मध्यकालीन इतिहास का सिलेबस डिफाइंड नहीं है, तो आप चूँकि प्री में पढ़ चुके हैं उसको, और थोड़ा सा आपको आइडिया भी है कि इसमें यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है, यानी 10वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक, है ना। तो एक आइडिया है आपको। सपोज दैट कि मैंने कहा चलिए तुर्क आक्रमण से आपने शुरू किया, तो जब आप तुर्क आक्रमण पढ़ेंगे तो उसमें युद्ध भी आएंगे, उसमें कोई आक्रांता भी आएगा, उसमें युद्ध में कोई पराजित व्यक्ति भी आएगा, जो उसके साथ जो आक्रांता है उसके साथ कुछ विद्वान लोग आए होंगे, उन पर भी प्रश्न बन सकते, उन्होंने कुछ किताबें भी लिखी होंगी। तो देखिए आप जब पढ़ते जाएं और पढ़ने के बाद आप एक बार क्वेश्चन पेपर देख लें कि उसमें इस टॉपिक से 3 अंकों में क्या पूछा जा रहा है, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा और आप उस आइडिया से इन नोट्स को बना सकते हैं। ये बात हुई दूसरी। अब बात करते हैं हम तीसरी बात में ये है कि जो 3 अंकों में प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो इस प्रकार से पूछे जा रहे हैं कि वो अति लघुत्तरीय भी हैं और आने वाले एग्जाम्स में वही दीर्घोत्तरीय भी बन सकते हैं प्रश्न और वही लघुत्तरीय प्रश्न बन सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी एक ऊर्जा दक्षता के संदर्भ में बताया। जैसे देखिए अभी एक और कई क्वेश्चंस आपको देख सकते हैं, महासागरीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त होती है। अभी 3 अंकों में पूछा जाए तो ये 5 में भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे अभ्यर्थियों को ये ध्यान देना है कि वो जो आपका क्वेश्चन पेपर है 2020 का या इसके पहले वाले जितने क्वेश्चन हैं, अगर वो प्रश्न स्वतंत्र नहीं है या वो प्रश्न ऐसे हैं जो आपको लगते हैं कि ये 5 अंकों में यानी लघुत्तरीय श्रेणी में भी बन सकते हैं या मान लेते हैं दीर्घोत्तरीय लॉन्ग आंसर टाइप्स क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, तो आपको अभी से सतर्क हो जाना चाहिए कि उन प्रश्नों के आप उत्तर बना लें। तो ये तो मेरी हुई बात तीसरी। अब चौथी बात ये होती है कि आखिर हम कितने 3 अंकों वाले प्रश्न बनाएं। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि आप 3 अंकों वाले प्रश्नों की संख्या कम रखते हो तो आपकी परीक्षा में 3 अंकों वाले प्रश्नों के छूटने की बहुत संभावना रहेगी। सिंपल है। और यदि आप अधिक से अधिक लिख लेते हैं तो आपके प्रश्नों के छूटने की संभावना कम रहेगी। क्लियर हो गया। 5वीं बात जो मैंने आपको बताई है कि
कि ये जो आपका 3 मार्कर क्वेश्चन है, क्योंकि ये तथ्यात्मक होते हैं, सूचनात्मक होते हैं, और यदि आपने उसको सही तरीके से लिख दिया 10 शब्द में, तो ये मान के चलिएगा कि 3 नंबर में आपको 3 नंबर भी मिल सकते हैं, 2.5 भी मिल सकता है और 2 भी मिल सकता है, और आपने गलत सलत लिखा है तो आधा नंबर भी मिल सकता है। समझ में आया? और नहीं लिखा है तो 0 भी मिल सकता है। इसका मतलब सीधा है कि अगर आपने इस टॉपिक को, इनको 3 अंकों को एक वेटेज दे के पढ़ा है और आपने उन सबको लिख लिया है पहले से और उनका कई बार रिवीजन कर लिया है और वो आपको याद हो गए हैं, तो आपकी परीक्षा में शुरुआत बहुत अच्छी होगी। और एक कहावत है, गुड बिगिनिंग इज हाफ डन। अब हम बात करते हैं कि 3 अंकों वाले प्रश्नों में 5वीं बात बता रहा हूँ, आप गप नहीं लिख सकते। गप समझते, आप उसको लपेट नहीं सकते। या तो आप लिख पाएंगे या तो आप बिल्कुल नहीं लिख पाएंगे। अब गणित वाला प्रश्न पूछा गया, आप उसमें क्या लगभग में लिखोगे? या विज्ञान का कोई प्रश्न पूछा गया या भूगोल में पूछा गया, जैसे अर्कोज पूछा गया, अब अर्कोज आपको नहीं मालूम है ना? या आपको खनिज की परिभाषा पूछी, आपको खनिज की परिभाषा नहीं मालूम है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि जो 3 अंकों वाले प्रश्न हैं उनको आप अधिक से अधिक लिखें, और आप ऐसा तभी कर सकते हैं जब आप अपने नोट्स को डायनामिक बनाएं। ऐसा नहीं कि 10-12 लिख लिए हो गया। आप जब भी कभी पढ़ें, जब भी कभी आप रिवीजन करें, उसमें आपको नए टर्म्स, शब्द मिलते हैं या आपको कीवर्ड्स मिल जाते हैं, तो उनको आपको सबको लिख लेना चाहिए। देखिए, मैं एक उदाहरण से बता रहा हूँ आपको। जैसे सपोज दैट कि आप दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं या आप मुग़ल काल पढ़ रहे हैं, तो आपने देखा हो इनका शासन प्रशासन भी है, तो उसमें जितनी भी शब्दावली आती है वो सब आपने अगर एक बार लिख ली, या जो भी सांस्कृतिक विकास होता है वो सब आपने लिख लिया, तो आप समझ लीजिएगा कि आपका मेडिवल हिस्ट्री से प्रश्न जो छूटने की संभावना रहती है वो कम होती है। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है, इसके लिए थोड़ा सा आपको सतर्क रहना पड़ेगा और आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके 3 अंकों वाले प्रश्न आप कर पाएंगे। आपने देखा है अभी जो सिस्टम है, एग्जिस्टेड है, जिसमें अभी जो चल रहा है, तैयारी कर रहे हैं लोग, अपने व्यक्तिगत स्तर पर कर रहे हैं या किसी संस्थाओं की सहायता से कर रहे हैं, तो उसमें 3 नंबर कहीं पे आता ही नहीं है, उसको लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, उस पर लोगों की नज़र ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे आपको ये कहना चाहता हूँ, आप खुद सोचिए, 385 अंकों की यदि आप उचित तैयारी नहीं करते हैं, उसकी एक रणनीति नहीं बनाते हैं, उसका कोई आप एक्शन प्लान, एजेंडा नहीं बनाते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि आपका जो 1400 अंक है उसमें कितना आप स्कोर कर पाएंगे, है ना? तो यहाँ पे ध्यान देना है। और मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ कि 1400 अंकों में यदि किसी भी अभ्यर्थी का 200 अंक का छूट जाता है, और ये भी बता रहा हूँ कि छूटने की सबसे अधिक संभावना 3 अंकों में होती है, और अब तो 5 अंक भी आ गया, उसमें भी छूटने की संभावना ज़्यादा है। तो यदि आपसे 200 नंबर छूट गया, मान लीजिए मैं मोटा मोटा गलत बता रहा हूँ आपको, तो बचा 1200। अब 1200 में आप चलिए बहुत होशियार हैं, आपका 60% से हमने गुणा कर दिया, कितना हुआ? 720 नंबर हुआ। कहाँ आप स्टैंड कर रहे हैं, सोचो परीक्षा में, मेरिट लिस्ट में आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? हो सकता है आपका इंटरव्यू कॉल हो जाए, लेकिन फाइनली सिलेक्शन तो नहीं होगा। मैं अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि ये जो 3 अंकों वाले जो प्रश्न हैं उनके इम्पोर्टेंस को समझते हुए आपको अभी से इस बात पर अमल करना होगा। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि विजिल IAS इंदौर का जितना भी अध्ययन सामग्री है, स्टडी मटेरियल है, पेपर 1 से लेकर पेपर 6 तक, पहले तो मैं आपको ये सीधा ये बता रहा हूँ कि सारा जो कंटेंट है हमारा, वो सिलेबस, पूरे सिलेबस में जो भी उल्लिखित है, मेंशन्ड है, प्रिस्क्राइब्ड है, टॉपिक हो, सब टॉपिक हो, सब मिलेगा आपको। नंबर 1। नंबर 2, इसके बाद जैसे हमने कोई टॉपिक लिया, उस टॉपिक के अंदर जितने भी 3 मार्कर बन रहे हैं, 5 मार्कर बन रहे हैं, 11 मार्कर बन रहे हैं, वो सब हमने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट पे लिखा हुआ है।
चाहे वो 3 नंबर वाला हो, चाहे 5 वाला हो, चाहे 11 नंबर वाला हो। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि अगर हमने करीब 8000 जो है 3 मार्कर्स क्वेश्चंस के हमने आंसर फ्रेम किए, और वो भी हमने उन प्रश्नों को चुना है जो परीक्षा में सर्वाधिक संभावित हैं, जिनके आने की प्रबल संभावना। देखिए, अब आपको ये कैसे तय करेंगे कि ये प्रश्न आ सकते हैं? ये जब आप टॉपिक पढ़ते हैं, सब टॉपिक पढ़ते हैं, तो आपको उसी में पढ़ते पढ़ते ये पता चल जाता है कि यहाँ पे ये 3 अंकों वाले प्रश्न पूछे जा सकते हैं। विजिल IAS इंदौर का एप्लीकेशन है, ऑनलाइन विजिल IAS इंदौर। इस एप्लीकेशन को आप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें हमने कुछ फ्री कंटेंट भी डाला है, और उसमें अभी हमने 26 फाइल्स अपलोड कर दी हैं, यानी पेपर 1 से लेकर के पेपर 4 तक, है ना। ये सारे फाइल्स लगभग कंप्लीट हमने उसमें डाल दिए हैं। कुछ रह गए हैं जो अभी प्रूफ रीडिंग हम लोग उसका कर रहे हैं, और उसको फाइनलाइज हम अगस्त माह में कर देंगे हर हाल में। अब जैसे निबंध है, निबंध हम रोज़ एक लिखते हैं, और उसको ऐसे लिखा जा रहा है निबंध को कि उसके अंदर यदि कोई टॉपिक दिया है, सीधा टॉपिक दिया है आपको, तो उससे कई सारे सब टॉपिक बन सकते हैं या शीर्षक बन सकते हैं। तो निबंध को ऐसा आपको बनाना चाहिए कि जिससे कि आपकी उसमें समझ हो जाए विषय में, और उससे जो भी निबंध आपको पूछे जाए वो आप वहाँ पे आराम से लिख सकें। बात समझ में आई ना आपको? तो आप जो है विजिल IAS इंदौर का जो एप्लीकेशन है, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, उसको आप आज ही डाउनलोड कीजिए, एक बार देखिए उसमें। और ये जो 385 अंक हैं, आपको किसी भी अध्ययन सामग्री में, स्टडी मटेरियल में 8000, फिर से सुनिएगा, 8000 जो वेरी शॉर्ट नोट्स हैं, अति लघुत्तरीय टिप्पणियाँ हैं, वो आपको नहीं मिलेंगी, है ना। तो अभ्यर्थियों, हम आपके भविष्य के लिए हम अच्छा सोच रहे हैं, और साथ में हम आपको जागरूक भी कर रहे हैं, क्योंकि यदि आप खुद सोच के देखिएगा ना कि आप 385 की तैयारी ही नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से 5 मार्कर्स जो क्वेश्चन आते हैं वो 340 अंकों का आता है। अब आप सोचिए, इन दोनों को ही मिला के देख लीजिएगा तो 1400 में 725 अंक सिर्फ इन्हीं का हो जाता है। और आप देख रहे हैं किसी भी स्टडी मटेरियल में ना तो आपको 3 मार्कर मिलेगा, और ना आपको 5 मार्कर मिलेगा, और ना ही कोई संस्थान इन सब पर फोकस कर रहा है, इनको तवज्जो दे रहा है, इनको पढ़ा रहा है। तो आप, चूँकि भविष्य आपका अपना है, अपने भविष्य को आपको खुद बनाना है, किसी पर आप आक्षेप लगा करके आप अपना भविष्य तो बना नहीं लेंगे, उसकी कमियां निकाल करके तो बना नहीं लेंगे। तो मैं साथियों आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप जो है थोड़ा सा सतर्क रहें, स्मार्ट स्टडी करें। और अभी आपने देखा है हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट भी इसमें पॉलिसी लेवल पर चेंज करने वाली है, और ये अगस्त माह में एकदम क्लियर हो जाएगा सब कुछ, और धड़ाधड़ रिजल्ट आएंगे। लेकिन आप सोचिएगा, यहाँ पे एक ट्रेंड है मध्य प्रदेश में कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है, रिजल्ट नहीं आता है, कोई भी अभ्यर्थी पहले से तैयारी नहीं करता है, मतलब वो प्रोएक्टिव नहीं है। और जो प्रोएक्टिव नहीं रहता है तो आप समझ सकते हैं कि उनको परीक्षा के समय कितना लाभ मिल सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत धन्यवाद आप सभी का।